जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए। देखिए, पिछली बार जब आपने पढ़ा था तो दो पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे पार्ट के भी अपने 2 वीडियो बना दिए। पहला वीडियो बना था सिकंदर से पूर्व का भारत और दूसरा वीडियो बना था सिकंदर का आक्रमण या सिकंदर के आक्रमण के समय का भारत, जिसमें सिकंदर द्वारा पोरस से जो लड़ाई होती है उसका विवरण दिया गया। ठीक है, तो आज हम जो यहाँ पर अध्ययन करेंगे ना, उस अध्ययन के अंदर हमारा होगा सिकंदर के जाने के बाद उसके छोटे मोटे साम्राज्य का बंटवारा हो जाता है। छोटा मोटा मतलब कोई इतना भी छोटा नहीं था जितना अपन समझते हैं। साम्राज्य का बंटवारा हो जाता है सिकंदर के। बंटवारा होने के बाद में उसके जो सेनापति थे 2, सेल्यूकस निकेटर और नियार्कस। नियार्कस का नाम आपने पहले भी सुना था कि किस प्रकार से नियार्कस जल सेना का जो सेनाधिपति था वो सिकंदर के साथ था, लेकिन सिकंदर वापस जाते समय उसको समुद्र के रास्ते से यूनान पहुंचने के लिए कहता है। यही वो नियार्कस था। और सेल्यूकस दूसरा था निकेटर। देखो, निकेटर एक उपाधि होती है, नाम था सेल्यूकस, निकेटर उसकी उपाधि है। निकेटर का मतलब यूनानी में होता है विजेता, तो सेल्यूकस निकेटर यानी विजेता। उसने बाद में ये उपाधि धारण कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, उस टॉपिक में सिकंदर के आक्रमण के बाद में जो भारतीय यूनानी साम्राज्य स्थापित हुआ था उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे भारतीय यूनानी, या जिसको हम इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, इंडो ग्रीक। इन्हीं को हम हिंद यवन बोलते हैं, हिंद यवन। हिंद यवन पैर की तरह लग रहा है, हिंद यवन, ये सारे इन्हीं के नाम हैं। तो यहां से हम आगे शुरू करेंगे। तो भारतीय यूनानी शुरुआत होती है 323। ठीक है ना, पिछला आपने पढ़ा होगा, हमने आपको कई बार बता चुके हैं। हम पिछले वीडियो में अगर आपने सिकंदर के बारे में पढ़ा है तो सिकंदर की वापस जाते समय मृत्यु हो जाती है 323 के लगभग ईसा पूर्व। 324 में वो बीमार पड़ जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था कि वापस जाते समय 325 में जब सिकंदर यहां से वापस निकल जाता है तो 24 के लगभग वो पहुंचता है ईरान के सूसा नगर में। ये सूसा नगर प्राचीन बेबीलोन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। और बेबीलोन ये झूलते हुए बगीचों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, आजकल तो नष्ट हो गया है। वहां के राजा ने इतने विशाल जो अपने यहाँ पे गार्डन लगे बगीचे, तो वो बगीचे झूला झूलते थे, अपने आप उसमें झूला होता था। तो इतने विशाल और अच्छे बगीचे उन्होंने मतलब आश्चर्य में गिना जाता था। लेकिन बाद में आक्रमणकारी आए और उन बड़े बड़े झूलते हुए बगीचों को नष्ट कर दिया था। ये कभी इतिहास में आएगा तो बताएंगे। तो 323 के अंदर सिकंदर की मृत्यु कहां हो गई, ये वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं जो अंतिम पॉइंट था, सिकंदर की मृत्यु। पिछले वीडियो में मैंने 324 लिखा है, तो 324 में वो ईरान के सूसा नगर में बीमार हो जाता है और 323 ईसा पूर्व के लगभग उसकी मृत्यु होती है। तो सिकंदर की मृत्यु कहां होती है, वापस लौटते समय भारत से वापस लौटा था ईरान के सूसा नगर में, ईरान के सूसा नगर में। और यहां पर इसको बोलते हैं बेबीलोन, बेबीलोनिया की सभ्यता या बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोनिया। ठीक है ना, आप याद रख सकते हो, सूसा आसाम से याद आ जाएगा, ईरान के सूसा नगर में, और बेबीलोन सभ्यता थी। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि सिकंदर का साम्राज्य आपको पता है, ये जब वापस लौटा था तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इसका भारत के अंदर साम्राज्य फैला हुआ था। ये कश्मीर है इस साइड में, ये आजकल नेपाल चला गया, इधर अपने को जाना नहीं है। ये इधर अफगानिस्तान आ गया, ये पाकिस्तान का हिस्सा आ गया, ये भारत का गुजरात आ गया, ऐसे करके ये उत्तर की साइड से जब ऐसे आते हैं, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा आ गया, ऐसे करके। तो यहां से अपने को जाना नहीं है, इससे अपने को मतलब ही नहीं है। ये है अफगानिस्तान, ये है आज का पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, और ये अपना भारत है ये। ठीक है, सिकंदर अधिकतम जो पहुंचा था वो इस एरिया तक पहुंच चुका था, लगभग यहां तक सिकंदर पहुंच चुका था। यहां पहुंचने के बाद आपको पता है सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से यहीं पर मना कर दिया था, यहां पर
ये कश्मीर से जो नदियां निकलती है ना, रावी, चिनाब, झेलम, यहाँ पहुंच करके उसकी सेना ने मना कर दिया, हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तो उन्होंने कहा था भाई यहां से आगे एक तो हम थक चुके हैं, आप लगातार युद्ध करते जा रहे हो और हम थक चुके हैं। उसके बाद में बरसात का मौसम, सिकंदर के समय में उसके राष्ट्र में, उसके देश में इतनी बरसात नहीं होती थी। भारत के अंदर जब वो पंजाब साइड के लगभग पहुंचा, तक्षशिला, पंजाब, रावी, झेलम, तो वहां भयंकर बरसात आई और कहते हैं वो बरसात 4-5 दिनों तक चलती रही थी, 3-4 दिनों लगातार बरसात चली। तो उससे भी ये लोग तंग आ गए, इनमें बीमारियां हो गई, मच्छरों के काटने से बीमारियां हो गई, मलेरिया होने लगी, तो सैनिक हतोत्साहित हो गए। तीसरा कारण कि आगे उन्होंने सुन रखा था कि उस समय भारत के अंदर इस साइड में एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम था मगध, इस साइड में, ठीक है ना, मगध। अब मगध की सेना के बारे में सुन रखा था कि धनानंद के पास लाखों की संख्या में मगध के सैनिक हैं और उसकी वीरता के चर्चे सुन रखे थे। तो मगध सेना को सुनकर के इसकी सेना हतोत्साहित हो गई और लास्ट कारण ये बताया जाता है कि इसकी सेना वापस अपने परिवार से मिलना चाहती थी। ठीक है, ये कारण थे। छोड़ो, अब यहां पर आगे चलते हैं। तो यहां पर मृत्यु होती है। अब सिकंदर के 2 सेनापति थे, 2 सेनापति थे। अब सेनापति कौन कौन से थे? एक तो आपको मालूम है कि पहला सेनापति तो था नियारकस। नियारकस, कई जगह इसको निर्याकस भी लिखा जाता है, नियारकस, और कई जगह इसको निर्याकस, दोनों ही सही है, सेनापति नियारकस या निर्याकस। और दूसरा सेनापति था इसका सेल्यूकस। सेल्यूकस, सेल्यूकस का नाम बहुत प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में, इसका इतना नहीं मिलता है। ये जल सेना का था, ये थल सेना का था। सेल्यूकस, इसको बाद में उपाधि मिली थी निकेटर। निकेटर, निकेटर का मतलब होता है विजेता। निकेटर का मतलब क्या होता है? विजेता, ये ध्यान रखना। यह है सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का सेनापति। चलिए, अब यहां पर क्या हुआ कि जब साम्राज्य में लड़ाई हुई तो सिकंदर का साम्राज्य आपको पता है यूनान तक फैला हुआ था, अपने को सिर्फ भारत का। तो भारत का जो हिस्सा था ना वो इसके पाती में आया, इसके हिस्से में आया, इस साइड का पूर्व का हिस्सा। तो ये पूर्व का साम्राज्य इसके पास था, सिकंदर का पूर्वी साम्राज्य, सिकंदर का पूर्वी साम्राज्य इसके पास था। और इस साइड का जो साम्राज्य था वो इसके हाथ में है, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी साम्राज्य। सिकंदर का साम्राज्य 2 भागों में बांट दिया गया। ये पश्चिमी साम्राज्य का शासक बना, ये पूर्वी साम्राज्य का शासक बना। बस इसके बारे में यहीं तक है अभी तक। हालांकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले दूसरे पार्ट में, कि सिकंदर इसने जब आक्रमण किया तो इसके सैनिक ने आक्रमण किया, सेना भेजी थी इसने, युद्ध में हार गया था ये चंद्रगुप्त से। फिर अपना एक राजदूत मेगस्थनीज यहाँ रखता है भारत में, वो इंडी का किताब लिखता है, वो यही था, इसी का राजदूत हो। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो पूर्वी साम्राज्य जो है वो इसके निकट में आता है और साम्राज्य मिलने के बाद इसी का एक उत्तराधिकारी था जिसने 306 ईसा पूर्व में 306 ईसा पूर्व के अंदर भारत पर हमला किया था। और उस उत्तराधिकारी का नाम था एंटियोकस। ठीक है ना, कई जगह उसको एंट्रियोकस भी लिखते हैं और कई जगह एंटियोकस लिखते हैं। तो पूर्व में एंट्रियोकस थर्ड, इसने ने हमला किया। किस पर हमला किया? भारत पर। एंट्रियोकस ने हमला किया। ये किसका उत्तराधिकारी था? सेल्यूकस का उत्तराधिकारी था ये, ठीक है ना, सेल्यूकस का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसने 306 ईसा पूर्व में हमला किया था भारत पर, इधर से हमला किया था, इस साइड से। हमला होने पर इसकी टक्कर होती है और यह हार जाता है। और फिर आपको पता है संधि होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। ज्यादा अंदर में नहीं जाना है क्योंकि वो इतिहास हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर 306 पर हमला करने के बाद में जब इसकी हार जाती है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि काबुल घाटी जब ये पार करता है ना, एंट्रियोकस तृतीय, तो उस समय वहां का राजा था सुभागसेन। ठीक है, सुभागसेन। देखो काबुल घाटी ये अफगानिस्तान है और यहाँ पर अपन इसको काबुल घाटी मान सकते हैं, ये काबुल घाटी। तो यहां से जब ये पार करता है तो यहाँ का राजा था सुभागसेन।
सुभागसेन। सुभागसेन ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। गलती हो रही है। सुभागसेन ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण किया और यहीं पर आत्मसमर्पण करने के बाद ये भारत में प्रथम, इसी व्यक्ति ने प्रथम बैक्ट्रिया या बैक्ट्रियन, जो फिसल जाती है आपके, बैक्ट्रियन, यहीं से बैक्ट्रियन राज्य स्थापित माना जाता है। इसके समर्पण करते ही प्रथम भारत में प्रथम बैक्ट्रियन साम्राज्य नीले कलर में। प्रथम बैक्ट्रियन राज्य यहाँ पर स्थापित माना जाता है क्योंकि सुभागसेन ने आत्मसमर्पण कर दिया था और मजबूत तौर पर बैक्ट्रियन साम्राज्य स्थापित हुआ क्योंकि इससे पहले सिकंदर आया जरूर था मगर उसने राज्य नहीं किया। वो युद्ध करके विजित होकर के वापस चला गया था यहाँ से। स्थायी रूप से उसने कोई बड़ा अपना प्रशासक नियुक्त नहीं किया। लेकिन इन्होंने जब साम्राज्य बांट लिया और जब इसने आक्रमण किया, फिर ये सुभागसेन के आत्मसमर्पण के बाद ये यहीं रहे और भारत में राज करना शुरू किया। इसके बाद ये और आगे बढ़ते हैं। 306 में तो यह आक्रमण हुआ था और 305 ईस्वी के अंदर ये चंद्रगुप्त मौर्य से लड़े थे और उस समय इनकी हार हो गई थी। ठीक है, फिर इनको हाथी दिए गए थे, 4 साम्राज्य यहाँ से मिल गए थे। आपको पहले पाठ में बताया था हमने कि इधर से बलूचिस्तान मिला था, अफगानिस्तान का काबुल कंधार की घाटी मिल गई थी और फिर में बेटी का, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया था। ऐसे कई हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 2 सेनापति के बीच में टक्कर होती है, साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हिंदुकुश को जब पार करते हैं ना, तो उस समय जो हिंदुकुश के पार का जो उत्तरी अफगानिस्तान और ईरान के आसपास का जो क्षेत्र माना जाता था, उस क्षेत्र को हम बैक्ट्रिया और पार्थिया 2 नामों से जानते हैं। ठीक है, ये जो सेना है ना, देखो यहाँ नक्शे में अपन अगर देखें तो उत्तरी अफगानिस्तान अपन ये मान सकते हैं, उत्तरी अफगानिस्तान ये, ठीक है, उत्तरी अफगानिस्तान। और दूसरा है ईरान। तो उत्तरी अफगानिस्तान के बारे में ज्यादा चर्चे है। उत्तरी अफगानिस्तान के समय में 2 भागों में थे ना, तो एक तो था उत्तरी अफगानिस्तान और दूसरा कौन सा था? ईरान का आसपास का क्षेत्र। तो उत्तरी अफगानिस्तान के बारे में एक तो भाग हो गया उत्तरी अफगानिस्तान। पहला भाग ये आ गया उत्तरी अफगानिस्तान, 1 नंबर। दूसरा आ गया ईरान के आसपास का, पाकिस्तान के समीप ईरान का क्षेत्र है। ये पूरा इलाका ईरान के क्षेत्र में आ जाता है, तो यह हम दूसरा भाग मान लेते हैं। यहाँ पे दूसरा भाग कौन सा मानेंगे? ईरान। इन दोनों में क्या है, इसको छोड़ दो। अब इन दोनों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। एक को कहा जाता था बैक्ट्रिया, एक को क्या कहा जाता था? बैक्ट्रिया। और दूसरे को क्या कहा जाता था? पार्थिया। ये उस समय की भूमि के नाम थे। इस एक को कहा जाता था बैक्ट्रिया, एक को कहा जाता था पार्थिया। अब उत्तरी अफगानिस्तान और ईरान नाम के 2 भाग थे जिनको उस समय बैक्ट्रिया और पार्थिया कहा जाता था। पार्थिया को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं है अपने कोर्स में अभी तक। तो बैक्ट्रिया, इसके बारे में ध्यान रखना है कि बैक्ट्रिया का जो क्षेत्र था ना, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र आप मान लो जैसे उत्तरी अफगानिस्तान, ये एक तो था उपजाऊ, इसलिए इसकी कीमत थी उपजाऊ। दूसरा सरसब्ज था, सरसब्ज। सरसब्ज का मतलब अटक मत जाना, उपजाऊ भूमि तो थी, हर चीज उगती है, लेकिन सरसब्ज का मतलब खूब बगीचे, साग सब्जियां, सरसब्ज सब्जियां, बाग बगीचे यहाँ पर। तो सरसब्ज का मतलब उपजाऊ भूमि, बाग बगीचे लगाए जा सकते थे, तो इसलिए इसकी कीमत ज्यादा थी, काफी उपजाऊ भूमि था। और यही का शासक था एंटियोकस। ठीक है, यही का शासक कौन था? एंटियोकस। ये आपके यहाँ पर आया था ना, अभी नाम बताया था, एंट्रियोकस या एंटियोकस, मैंने आपको कहा था। तो इसी साम्राज्य का शासक था एंटियोकस।
तृतीय। और इसी के साम्राज्य को कहा जाता है, यहीं से शुरू होता है हिंद यवन। हिंद यवन या तो हिंद यवन साम्राज्य मान लो, इंडो ग्रीक मान लो, या इसी को हम बोल सकते हैं बैक्ट्रियन, बैक्ट्रियन साम्राज्य। ये लो, ठीक है, यहां तक आया था ना। तो इसको आप जनसंख्या के या क्षेत्रफल के हिसाब से भी समझ सकते हो। तो किस प्रकार से बैक्ट्रियन साम्राज्य की स्थापना यहां पर हुई। अब इसके बाद में कई शासक आए थे, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद में कई शासक और आए थे, आपको कई ऐसे शासक मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद में जो सबसे महान है, जैसे सेल्यूकस के बाद में ज्यादा चर्चा एंटीओकस या एंट्रियोकस थर्ड की मिलती है। इसके बाद में भी 4-5 राजा आए थे, लेकिन अपने को याद रखना है इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण जो महान शासक माना जाता है ना, वो है मिनेंडर या मिनांडर, ठीक है, इसको मिनेंडर भी बोलते हैं। इसी को भारतीय ग्रंथों में मिलिंद लिखा गया है, मिलिंद, देखो इसी को हम बोलते हैं महान, ठीक है ना, ये महान शासक था, महान शासक, ये याद रखना। मिलिंद की प्राचीन मूर्ति, ये बाद में तराश कर बनाई गई मिलिंद की मूर्ति। अब थोड़ा अपन मिनेंडर के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो मिनेंडर कौन था, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ एक थोड़ा ध्यान रखना अपने को कि ये जो भारत का साम्राज्य है ना, यहाँ पर हमले हुए थे, तो यहाँ अलग से एक चीज आप थोड़ा याद रखोगे कि जो यूनानी आक्रमणकारी थे ना, यूनानी हमलावर कौन था पहला हमलावर। वैसे तो सिकंदर कई आए थे, लेकिन आपको जो याद रखना है ना, तो डेमिट्रियस और दूसरा शासक कौन था, एक आप शासक और इस डेमिट्रियस, और एक था मिनेंडर, जिसको हम मिनांडर बोलते हैं। तो डेमिट्रियस और मिनेंडर ये दो यूनानी आक्रमणकारी थे, बैक्ट्रियन थे। तो डेमिट्रियस को जो पहली बार किसी ने अगर हराया है यूनानियों को, तो यूनानियों को हराने वाला पहला व्यक्ति था खारवेल। नाम याद होगा, नहीं है तो सुन लेना। खारवेल के बारे में पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, हथिगुम्फा कलिंग, इसके बारे में काफी प्रसिद्ध है। तो खारवेल ये कलिंग का शासक था उस जमाने में, कलिंग राजा, कलिंग यानी उड़ीसा। अच्छा, मिनेंडर दूसरी बार अगर कोई हराया भारत में, वो था मिनेंडर या मिलिंद। किसको हराया था, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण वंशी था। अब भारत में ज्यादातर राजपूतों की जातियां ब्राह्मणों से निकली है, चौहान है ब्राह्मण से निकले हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे शासक आपको मिल जाएंगे जिनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वंशों से हुई मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से पुख्ता होती जा रही है ये बात, क्योंकि कईयों को वत्स कहा गया है, कईयों को गौड़ कहा गया है। तो इस प्रकार से ये जो जातियां हैं ये सारी लगभग। और पुष्यमित्र शुंग जो है मिनेंडर, ये पुष्यमित्र शुंग ने इसको हराया था। और पुष्यमित्र शुंग आपको पता है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये मगध का शासक बना था, इसी ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या की थी। तो ये दो शासकों को हराया था, ठीक है। अब यहां से हम आगे की ओर चलेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे पूरी तरह से मिनेंडर के बारे में। तो हम आगे की ओर चलते हैं। मिनेंडर, अब इसके बारे में ध्यान रखना है। देखो इसकी पूरी जानकारी जो हमें मिलेगी ना, वो मिलेगी मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, ये मिलिंद पन्हो क्या है, क्या है मिलिंद पन्हो? तो अपन यहां ध्यान रखेंगे, मिलिंद पन्हो को हम हिंदी में बोल सकते हैं मिलिंद के प्रश्न। यह ग्रंथ लिखा गया था। ये किस भाषा का ग्रंथ है? ये पाली भाषा का ग्रंथ है।
इसमें है क्या? तो आपको याद रखना है कि ये जो मिलिंद परमो ग्रंथ है ना, इसमें राजा मिलिंद यानी मिनेंडर, आप इसको मिनेंडर भी या मीनांडर या मिलिंद, राजा मिनेंडर के बौद्ध भिक्षु मिला था इसको, एक काफी विख्यात बौद्ध भिक्षु था। तो बौद्ध भिक्षु था नागसेन। तो राजा मिलिंद मिनेंडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रश्न किए गए थे, सवाल यानी प्रश्न, सवाल किए गए थे और उन्हीं सवालों के सवाल किए, तो उनके जवाब दिए थे नागसेन ने। जवाब किसने, प्रश्न किसने किए? मिनेंडर ने। जवाब किसने दिया? नागसेन ने। मिलिंद पन्हो ग्रंथ नागसेन से प्रश्न करता हुआ मिलिंद। और सवाल किन क्षेत्रों में थे? तो देखो, इसने एक तो सवाल पूछा था दर्शन पे, दर्शन का अर्थ आप ले सकते हो दार्शनिक उपनिषद, और दूसरा इसका सवाल था बौद्ध अध्यात्म पे, बौद्ध आध्यात्मिक प्रश्न। तो गूढ़ प्रश्न और उसके उत्तर जब नागसेन ने दिए तो मिनेंडर संतुष्ट हुआ था, और संतुष्ट होने के बाद में इस मिनेंडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये क्या बन गया था? महान बौद्ध उपासक बन गया था, महान बौद्ध उपासक बना, महान बौद्ध उपासक बन गया था। महान बौद्ध उपासक बनने के बाद में अब उसी दरमियान, अब पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं, आपको थोड़ा इसकी निजी जानकारी तो दें कि भाई मिलिंद कौन था। तो देखो, इसी किताब में ये जो मिलिंद पन्हो की पुस्तक है ना, ये याद रखना आपको कि किसके हैं, मिनेंडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन से सवाल है। तो इसी पुस्तक के अंदर इसका जन्म जो है ना, जन्म मिनेंडर का, नागसेन का नहीं, मिनेंडर का जन्म, तो जन्म इसका बताया गया है कलसी गांव में। अब आप कहोगे सर जी कलसी कट्टे है, कलश तो सुनियो या कलसी का ही नाम है। तो देखो, कलसी गांव वो टाइम का मायने, पुराने जमाने का मायने, यो कलसी गांव पड़तो साकड़ का मायने, साकड़ साकड़ को नहीं है, साकड़ तो अब गाया ने निशाना बांध दिया कर, बस साकड़ नहीं है। तो साकड़ गांव है। साकड़ को आज अपन क्या कहते हैं, या उस समय क्या कहा जाता था? आज भी उसका नाम देखो, आज कहते हैं सियालकोट, उस समय इसका नाम था सियालकोट। क्या नाम था? सियालकोट। और इसी को हम कहते हैं सियालकोट, पाकिस्तान में है। सियालकोट से 200 योजन दूर है। अब फिर कंफ्यूजन, कई बच्चों के दिमाग का मायना सवाल आया कि सर जी योजन किसी इकाई है, किलोमीटर में नापा, मीटर में नापा, इंच में, सेंटीमीटर में, सूत में, ए नापा की इकाइयां है, लेकिन योजन किसी इकाई है। तो देखो, पुराना जमाना के मायना आपने रामायण, महाभारत या अन्य जगह ग्रंथ है, उन ग्रंथा रामायण है योजन दूरी नापी गई है, ठीक है। अभी योजन न समझ लो आपने, तो एक योजन अटे समझ लीजिए, एक योजन कितना किलोमीटर हो गए? एक योजन हुआ करे 3 किलोमीटर पॉइंट 12 किलोमीटर, 3.12 किलोमीटर वो या करे एक योजन, समझ गया। तो अब 200 ने 3.12 गुना कर लीजिए, मत्ते किलोमीटर की दूरी निकल जाएगी। रामायण का माने जो राम सेतु है बी की दूरी बताई गई है 400 योजन। कितनी योजन है? 400 योजन लंबो है भाई। राम जी की सेना पूर्व बांधो, तो 400 योजन को गुणा कर लो 3.12 से, तो लगभग 1248 किलोमीटर के लगभग आपके ये बैठेगा। कितना बैठेगा? 1248, जो आज की दूरी के बिल्कुल निकट है। श्रीलंका भारत से सामुद्रिक रूप से उसके द्वारा इतना ही दूर है। तो आप देख सकते हो कितना सटीक विश्लेषण, कितनी अच्छी गणित की जानकारी इन योजनों में दी हुई है, या भारतीय ज्योतिष में है, गणित में है। तो ये योजन का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो सियालकोट से 200 योजन दूर कड़सी गांव में इसका जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि ये सूर्यवंशी, राजवंशी था,
कौन कौन सा राजवंशी? ये मिनेंडर। लेकिन कई लोग कहते हैं ये राजवंशी नहीं था, ये साधारण मानव था, ये कोई राजा नहीं था, राजा के घर पे पैदा नहीं हुआ था, ये साधारण व्यक्ति था। लेकिन अगर ये साधारण व्यक्ति था तो फिर ये राजवंशी कैसे बना, राजा कैसे बना? और अगर ये राजवंशी था तो इसको साधारण क्यों कहते हैं? तो कंफ्यूजन दूर करते हैं। अब यहाँ पर एक लेखक आता है रेप्सन। उस रेप्सन ने एक बात कही है, अपनी किताब लिखी थी, तो वो जो रेप्सन है ना, उस रेप्सन ने कहा है कि उस समय एक राजा था डेमेट्रियस और उसकी बेटी थी अगेथिक्लिया, ठीक है ना? डेमेट्रियस या लिखते थे अपन डेमेट्रियस, रेप्सन। पहले तो रेप्सन लिखो, रेप्सन। रेप्सन क्या कहता है? रेप्सन कहता है कि इस व्यक्ति ने यानी मिनेंडर ने डेमेट्रियस या डिमेट्रियस एक ही बात है, डेमेट्रियस की पुत्री अगेथिक्लिया, नाम थोड़ा अटपटा है, अगेथिक्लिया, ये याद रखना है, ठीक है? अगेथिक्लिया। तो अगेथिक्लिया से विवाह किया था। इससे क्या कर लिया था? विवाह। और सिर्फ इसी से नहीं, अगेथिक्लिया और उसकी बहनों से भी विवाह कर लिया था इसने। 2-3 बहनें और थी, तो बहनों से विवाह किया था। तो इस प्रकार से जब राजा की पुत्री से विवाह कर लिया तो अपने आप साम्राज्य किसके पास आ गया? मिनेंडर के पास आ गया। ये इसने लिखा है रेप्सन ने, ठीक है? तो इस रेप्सन के बारे में आपको ये कथन आपको याद रखना है। अब थोड़ा मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। चलिए अब आगे देखिए, यहां आपने ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, यहां सारा आ जाएगा। तो यहां पर मैंने खत्म किया था अगेथिक्लिया से विवाह करके बहनों से, ये किस वंश से संबंधित हो गया था? ये यूथिडेमस, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये एक वंश था इन लोगों का, उसी वंश से संबंधित हो गया, क्योंकि इसने किसकी बेटी से शादी की थी? डेमेट्रियस की। डेमेट्रियस की से शादी करने के कारण ये किस वंश से संबंधित हो गया? यूथिडेमस वंश, यूथिडेमस वंश से संबंधित हो गया था। अब हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर मिनेंडर के बारे में एक घटना याद रखनी है, छोटी सी है किताब के अनुसार, वैसे इतिहास में काफी महत्व है कि इसकी राजधानी कहां थी मिनेंडर की? मिनेंडर की राजधानी थी साकड़, सियालकोट जिसको बोलते हैं ना। मिनेंडर राजधानी कहां थी? साकड़ या शाकड़। हाँ, ये राजधानी याद रखना आपको, यहां पर आपको पता चल जाएगा, यहां पर भी लिखा हुआ है मैंने, ये शाकड़ या साकड़। अब सियालकोट या साकड़ है। उस समय भारत में कौन था? उस समय भारत में जो शासक था ना, उसका नाम था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के बाद में आया था शुंग वंश। उस समय आज से 2000 साल पहले, 2100 साल पहले भारत में जो लड़ाई हो रही थी ना धार्मिक आधार पर, वो लड़ रहे थे बौद्ध, जैन, ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों का वर्चस्व जब तक अशोक था तब तक बौद्धों का वर्चस्व था। हालांकि उसने सभी धर्मों को समान माना, जीव हिंसा को मना कर दिया। लेकिन जब शुंग आया तो यह कट्टर ब्राह्मण धर्मी था। इसने वैदिक धर्म की स्थापना की, यज्ञों का आयोजन कराया, अश्वमेध, वाजपेयी ऐसे यज्ञ कराए। तो इसकी दुश्मनी किससे हो गई? बौद्धों से। इस शुंग ने क्या किया? बौद्धों पर अत्याचार शुरू कर दिए, बौद्धों पर अत्याचार शुरू किए। यानी इसने अपने राज्य में जहां पर भी बौद्ध भिक्षु दिखाई दिए, या जहां पर भी बौद्ध मठ दिखाई दिए, या जहां पर भी बौद्ध विहार दिखाई दिए, उनको नष्ट कर देता था, उन्हें मार देता था। तो इससे कई बौद्ध भिक्षु डर करके शुरू किए, जिससे बौद्ध भिक्षु भाग गए। और भाग करके कहां चले गए? ये सारे के सारे बौद्ध भिक्षु चले गए साकड़। अब क्योंकि ये बौद्ध बन चुका था तो इसने बौद्धों को शरण दी, तो साकड़ चले गए। और साकड़ चले जाने के बाद में
वहां शरण मिल गई। इस पुष्यमित्र के बारे में लिखा जाता है कि दिव्यावदान जो एक ग्रंथ है, दिव्यावदान। अब देखो उस समय की राजनीतिक विडंबना ऐसी थी कि जो राजा बौद्ध धर्म अपना ले तो ब्राह्मण उसका विरोध करते थे, जैनी उसका विरोध करते थे, अपने ग्रंथ में उसके बारे में अत्याचारी हिंसक लिखा करते थे। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन जाए तो बौद्ध धर्म वाले लोग उसको हिंसक लिखते थे। जैसे अशोक का चित्रण किया गया है, अशोक बौद्ध बन गया तो ब्राह्मण ग्रंथों में उसके विपक्ष भी मिलेगा, लेकिन बौद्ध ग्रंथ वाले ये लिखते हैं कि पहले अशोक जब ब्राह्मण धर्मी था तब तक महान अत्याचारी था, लेकिन बाद में वो जब बौद्ध बन गया तो बिल्कुल शांत स्वभाव का, यानी अपने धर्म को बढ़ाया उन्होंने कि बौद्ध बनो आप बिल्कुल महान बन जाओगे। तो उसी प्रकार से कई जैन बने तो ब्राह्मण और बौद्ध ने उसके बारे में अपने ग्रंथों में गलत सलत बातें यानी अत्याचार को बढ़ा चढ़ा के लिखा कि ये जब तक दूसरे धर्म का व्यक्ति था तभी तक अत्याचारी था, हमारे धर्म में दीक्षित होने के बाद में ये महान बन गया। तो ये सब चीजें पहले चलती आ रही थी और ये आज तक चल रही है धर्म के नाम पर। लेकिन पहले धर्म अलग चीज होती थी। बौद्ध स्वयं हिंदू थे, भगवान बुद्ध जो थे उनका नाम ही सिद्धार्थ था, वैदिक धर्म पदपाठी थे। तो बाद में जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता तो कोई भी ज्ञानी व्यक्ति आप देख लीजिए वो फिर धर्म के मामले से ऊपर उठ जाता है। हम जैसे साधारण आदमी जो होते हैं ना उसको धर्म पे बांध देते हैं कि नहीं साहब तो हमारा आदमी है और उसको झंडे में डंडे में स्थान देना शुरू कर देते हैं और यहीं से राजनीति शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज है ना दिव्यावदान, ये बौद्धों की किताब है, इसमें ये लिखा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की थी। इसने पुष्यमित्र ने ये घोषणा की थी कि जो भी, क्योंकि ये बौद्धों पर अत्याचार कर रहा था, तो इसने पुष्यमित्र शुंग ने ये घोषणा की थी कि जो भी किसी भी एक बौद्ध का सर काट के लाएगा साकड़ से उसको 100 दिनार मिलेगी। देखो पुष्यमित्र ने घोषणा की जो भी साकड़ से बौद्ध का सर लाएगा, बौद्ध का एक लिख देता हूं, एक सिर लाएगा, उसे 100 दिनार पुरस्कार में दी जाएगी। अब देखो ये जो बात यहां कही गई है, कई विद्वान इस चीज को नहीं मानते क्योंकि यह ग्रंथ कौन सा है? दिव्यावदान। किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। और उस समय धार्मिक जो विद्वेष फैला हुआ था बौद्ध ब्राह्मण और जैनियों के लिए, हालांकि जैन इतना कठोर नहीं होते थे, वो अहिंसक धर्म था। कहीं पर भी आपको जैन या उनके मुनियों द्वारा हिंसा की बात नहीं मिलेगी। जो स्वयं अहिंसा की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए हैं वो धर्म कभी हिंसा नहीं कर सकता। लेकिन बौद्धों में और ब्राह्मणों में जो धर्मी थे उन्हीं में ज्यादा टक्कर है। तो इस बात को, यह ग्रंथ बौद्धों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इस बात को बड़ा चढ़ा करके कहा गया है कि एक तो ये बौद्धों का दुश्मन था, इसलिए ग्रंथ लिखने वाले ने इसको और विवादास्पद बनाने के लिए, हिंसक बताने के लिए यह घोषणा इसके मुंह से करवा दी। किताब इसके द्वारा, बौद्ध ग्रंथ है तो वो लिखेगा, हो सकता है ब्राह्मण ग्रंथों ने भी वापस बौद्धों के ऊपर ऐसी चीजें लिखी हो, ठीक है। तो कई चीजें ऐसी मिलती है। तो यहाँ पर हम विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको याद कर लेना कि दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की कि जो भी साकड़ से, जो साकड़ गए हुए बौद्ध उनका एक सर लाएगा तो 100 दिनार मिलेगी। उस समय मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। आज भी आपको पता है ईरान साइड में मुद्राओं को दिनार, लीरा इस टाइप में पुकारते थे दिनार, ये उसी समय से चली आ रही है। तो यहां से अब ये घोषणा हो जाने के बाद में जो मीनेंडर था ना, ये महान था, इसने सिकंदर से भी ज्यादा प्रदेश जीते थे। और मीनेंडर के बारे में ये क्या कहा जाता है? मीनेंडर, जिसको हम मीनांडर भी बोलते हैं, मीनांडर ने सिकंदर से ज्यादा प्रदेश जीते। सिकंदर से ज्यादा प्रदेश जीते, यानी सिकंदर से भी महान विजेता हो गया ये तो। और इसी के साथ में अब हम अंतिम ओर आते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मीनेंडर जो है ना डिमेट्रियस के बाद है,
और कुछ ग्रंथों में इसको लिखा है कि आप तो एक ही बात याद रखो कि ग्रंथों के अनुसार आखिर इसका जीवन काल कब था, ग्रंथ के आधार पर। कई ग्रंथ ऐसे हैं, उन्हीं बौद्ध ग्रंथों के आधार पर महापरिनिर्वाण किसका हुआ था, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। तो महापरिनिर्वाण के 500 वर्ष बाद जीवित था। कौन जीवित था? मिनेंडर। तो इस हिसाब से ईसा से 500 साल पहले उसकी मृत्यु हुई थी, बौद्ध महात्मा बुद्ध की 563 के बाद में, जो 80 साल की आयु पूर्ण करने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद में ये जीवित बताए गए 500 तो लगभग 100 के आसपास बैठता है ना। तो वही आंकड़ा बैठेगा, बिल्कुल सटीक आंकड़ा दिया 165 ईस्वी, क्योंकि उस समय डिमेट्रियस के बाद का शासक बताया है। डिमेट्रियस की मृत्यु हुई थी 165, यानी इसके आसपास ही जीवित बताया। तो आपके लिए याद रखो कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापरिनिर्वाण के 500 वर्ष बाद भी मिलिंद जिंदा था। अब अंतिम टॉपिक है इसी का छोटा सा, उस छोटे से टॉपिक के लिए आपको 2 मिनट और देने। अब जो अपने पास मौका बैठता है ना, लास्ट अंतिम टॉपिक, वो हम यहीं समाप्त कर देंगे क्योंकि इतना सही है। अब है प्रभाव। ये जो यूनानी आक्रमण हुए थे ना, ये यूनानी शासन हुआ था, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा? बिल्कुल सिंपल है। पहला प्रभाव पड़ा सिक्कों पर, जिसको हम बोलते हैं मुद्रा, सिक्के। हम क्या बोलते हैं? मुद्रा। देखो, इन्होंने सोने के सिक्के शुरू कराए, सोने के, स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिक्के इन्होंने चालू करा दिए और बहुत ही शानदार सोने के सिक्के थे ये। और इन सिक्कों पर इन्होंने तिथि, पहले भारतीय सिर्फ चांदी के सिक्के, तांबे, कौड़ियां, ऐसे सिक्के चलते थे। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, उस पर तिथि, नाम यानी राजा का नाम, उपाधि, राजा की उपाधि, और हद मार करके अधिकतम चित्र भी अंकित करा दिए। चित्र, राजा का चित्र भी मिला है, तो चित्र, इतनी इन्होंने बदलाव कर दिया जो भारत के लिए क्रांतिकारी देन थी। राजा मिलिंद का प्राचीन सिक्का, कि अब तिथिवार नाम अंकित होता है तो सिक्के मिलते पता चल जाता है कि राजा का शासन कहां तक था। सोने के सिक्के मिलते हैं तो इसका मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी है, चांदी है तो थोड़ा खराब है, तांबा है तो और खराब है, लोहे के सिक्के और खराब है, कौड़ियां है तो राज्य बिल्कुल ही गरीब था। ऐसे इसका अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज और कर दी इन्होंने कि इनके जो सिक्के मिले ना, उसमें 30 हिंद यूनानी शासकों के नाम है। अब देखो, हिंद यूनानी राजा के नाम, यानी इतने सिक्के मिले, 30 से ज्यादा हिंद यूनानी राजा, 30 राजाओं के नाम अलग अलग सिक्कों पर मिले, यानी एक सिक्के पर एक नाम, तो 30 सिक्के मिले जिन पर अलग अलग राजा। तो इतने सिक्के मिले 30 हिंद यूनानी राजा हैं, उनका नाम, यानी इतने राजा यहाँ राज कर चुके थे। दूसरा नंबर इसके अंदर प्रभाव पड़ता है कला का, ठीक है ना। कला के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि खास तौर से हुई थी मूर्ति कला, और उत्तर पश्चिमी भारत में जो हेलेनिस्टिक जो कला चलती थी ना, हेलेनिस्टिक, उसकी परिचय इन्होंने कराया था। हेलेनिस्टिक कला का उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर पश्चिम, ये पूरा इलाका, यहां से आप ले लीजिए, ये पूरा उत्तर पश्चिम इलाका। यहां पर एक कला लेकर के आए थे जिसका नाम था उत्तर पश्चिम में हेलेनिस्टिक कला, ये लेकर के आए थे। इसी हेलेनिस्टिक जो कला लेकर के आए थे, तो इनको बाद में किस नाम से, यही कला बाद में क्या कहलाई? गांधार, जो आज का कंधार बन गया है, गांधार शैली बन गई। मूर्ति कला में, चित्रकला में गांधार शैली बहुत प्रसिद्ध है। गांधार शैली में विषय भारत का है, लेकिन कला यूनानियों की ली गई है। घुटनों तक जूते पहनाना, टोपे, हाथों में लंबा सा चोगा, वकीलों की तरह चोगा पहनाना, तो इस प्रकार से वो भारतीय वेशभूषा नहीं है। राजस्थान में भी एक सूर्य मंदिर है, दक्षिण बांसवाड़ा झालावाड़ साइड में, जहां पर सूर्य का मंदिर है। वहां भगवान सूर्य की जो मूर्ति है वो आदमकद है, उसमें सूर्य को घुटनों तक जूते पहने हुए दिखाए गए।
तो भारत का तो कोई देवता ऐसा था नहीं, तो मतलब देवता तो लिया गया भारत का सूर्य देव, लेकिन उसका जो वस्त्र है वो यूनानी है। तो ये है गांधार शैली, हेलेनिस्टिक या यूनानी शैली। ठीक है। अब इसके अंदर एक आता है सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्या नाम आएगा? सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है, और एक आप ले लीजिए व्यापार। उसमें एंटियोकस ने एक राजा है, व्यापार लिख देता हूं एक लाइन। व्यापार में एक राजा है जिसका नाम है एंटियोकस, नाम आ चुका है। एंटियोकस थर्ड ने 166 ईसा पूर्व में भारतीय मसाले, जो मसाले जाते थे ना, भारतीय मसाले, हाथीदांत वस्तु, भारतीय वस्तु, इसकी एक प्रदर्शनी की थी, वहां प्रदर्शनी लगाई थी, इतनी भारतीय चीजों की मांग थी। ठीक है। और लास्ट में आपको याद रखना है कि इनका भारत में विलीनीकरण हो गया। विलीनीकरण का अर्थ आप समझते हो सभी लोग, यही लिख देता हूं मैं अंतिम लाइन, 4 नंबर, सांस्कृतिक विलीनीकरण। सांस्कृतिक विलीनीकरण। ये सांस्कृतिक विलीनीकरण जो है ना, इसका अर्थ आपको समझना है। सांस्कृतिक विलीनीकरण का मतलब होता है कि यूनानी आए तो थे भारत पर हमला करने, राज किया, लेकिन धीरे धीरे 50, 100, 200 सालों के अंदर इन्होंने भारतीयों से, स्त्रियों से, पुरुषों से, स्त्रियों ने पुरुषों से विवाह किया, और भारत में इतना घुल मिल गए कि ये आज पता ही नहीं चल रहा है कि कौन यूनानी है कौन हिंदुस्तानी है। और ये जो संस्कृति लेकर के आए थे अपने साथ, और वो अपनी संस्कृति यहाँ लाए, यहाँ से भारतीयों की जो संस्कृति उन्होंने देखी, होली, दीपावली, रक्षाबंधन या अन्य जो त्योहार, तीज है, वो संस्कृति आपस में इतनी घुल मिल गई कि आज पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी हमारी है कौन सी विदेशों की है। जैसे भारत की संस्कृति अगर दीपदान है, तो इनकी संस्कृति कौन सी है? तुलादान है। ठीक है ना, अपने तोल के बराबर। या नौरोज जो उत्सव मनाया जाता है, ये फारसियों का उत्सव है, विदेशों से आया है, लेकिन इसको भारतीयों ने अपना लिया। स्वयं कई भारतीय राजा, सम्राट अकबर भी इसका अनुसरण करते थे। तो ऐसी कई संस्कृति आपको मिल जाएगी। और भारतीय संस्कृति की विशेषता यही है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। यानी दुनिया की बड़ी बड़ी संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। जीवित रहने का कारण हमारी संस्कृति में आत्मसातीकरण का गुण है। आत्मसात कर लेना, कोई भी अच्छी चीज दिखे दुनिया में या किसी अन्य धर्म में या किसी अन्य संस्कृति में, उसको हम अपना लेते हैं, उसको हम तुरंत अपना लेते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय सांस्कृतिक विलीनीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण इसी समय मिला, और बिना किसी रोक टोक के ये भारत में इस प्रकार से घुल मिल गए कि आज इनको अलग करना मुश्किल है। तो ये है मिलिंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगला जो अपने पास जो टॉपिक होगा ना, वो अगला टॉपिक होगा हमारे पास शकों का, शक, कुषाण। हम कोशिश करेंगे एक ही टॉपिक में दोनों लेके आ जाए। ठीक है। तो शक और कुषाण के बारे में आपको जानकारी देंगे। जो सवाल आपने पूछे थे उसके उत्तर मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। और भी अगर आपके मन में इनसे संबंधित, किसी भी राजा से संबंधित कि भाई मुझे इस राजा के बारे में बता दो, तो हम अलग से आपको जानकारी दे सकते हैं, अलग से वीडियो बना देंगे। जैसे हमने करिकाल चोल शासक जो था, महान चोल शासक, उसके बारे में बनाया था। तो किसी भी शासक के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, चाहे वो आपके कोर्स में नहीं हो। अब इसमें देखो नाम आ गया खारवेल, कईयों के प्रश्न में आ जाता सर खारवेल कौन था, तो आप पूछ सकते हो। तो उसके बारे में और जानकारी 5, 10, 15 मिनट का वीडियो बना देंगे। काम उसका करना नहीं है, आपको सिर्फ वो देखना है। तो आप चाहो तो ऐसा प्रश्न कर सकते हो। सवाल उसी के मन में उठते हैं जो पढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा वो प्लीज वीडियो देखा कीजिए। वीडियो देखने से, आप वीडियो देखते हो तो काम मत करो, बस देख लो उसको, फिर पीडीएफ भेजते हैं वो काम करो। कुछ बच्चों की आदत है, या हम देखते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री के अंदर 48 बच्चों के नाम, लेकिन जो वीडियो में व्यू का देखते हैं तो उसमें 17, 18, 22 यही नाम आते हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, वीडियो जरूर देखना है। वो पीडीएफ तो आप पढ़ रहे हो, जो कमजोर बच्चा होता है वो क्या करता है, सीधा पीडीएफ खोलता है, काम कर लेता है, वीडियो रहने देता। अरे वीडियो देखने से कई चीजें आपको समझ में आती है। पीडीएफ में वही चीज मिलेगी जो कोर्स में। यहाँ पर आपको कुछ जीके की चीजें भी आपको बता दी जाती है।
ठीक है, तो आप देखिए और पीडीएफ से काम कीजिए। धन्यवाद।